साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जी। फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर सैयद जियाउर रहमान साहब और इसके साथ साथ में आप हैं आईएमए के क्लिनिकल सेक्रेटरी। बात करते हैं सर से कि आज बहुत ही डॉक्टरों के लिए बहुत ही उत्साह और ऊर्जा का दिन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आज आप क्या आयोजन कर रहे हैं, आइए सर से बात करते हैं। सर आपका स्वागत है सर। जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस और अरेंजिंग दिस इंटरव्यू। जैसे आप सबको मालूम है कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और ये 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है डब्ल्यूएचओ की तरफ से। डब्ल्यूएचओ की स्थापना जो है वो 1948 में हुई थी, लेकिन 1950 से वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है और हर साल एक थीम दी जाती है। तो लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे उसी थीम पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो हम लोग इस थीम के में एक लेक्चर अरेंज करते हैं। उसके साथ साथ हर साल एक नसीम अंसारी ओरेशन भी हम लोग अरेंज करते हैं। तो प्रोफेसर साहब, आपको लोग और श्रोता देख रहे हैं, थोड़ा सा प्यार से देखिए उधर सर। जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि वर्ल्ड हेल्थ डे थीम पर एक लेक्चर हम लोग यहाँ आज ऑर्गेनाइज़ करेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलीगढ़ ब्रांच के कोलैबोरेशन से। और साथ साथ जो हम लोगों का जो एनुअल इवेंट होता है नसीम अंसारी ओरेशन, तो आज 15वां नसीम अंसारी ओरेशन है जिसको प्रोफेसर उरूज रब्बानी साहब पेश करेंगे। और उसके अलावा जो हर साल डब्ल्यूएचओ हमको पब्लिकेशंस भेजता है उसकी भी हम लोग नुमाइश करेंगे छोटी सी। और अलीगढ़ आईएमए के अपने भी प्रोग्राम्स होंगे, तो वो आज हम लोगों का इरादा है कि इस प्रोग्राम को किया जाए। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आज मानो स्थापना दिवस हो, इसी खुशी और उल्लास में आप लोग जगह जगह बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही शानदार प्रयास है लोगों को, जैसा कि मैंने सुना है 193 देश मिलकर इस परंपरा को, इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे। डॉक्टर साहब, एक सवाल उठता है कि कोरोना के दौरान बहुत से लोग, हमारे आपस के लोग छोड़कर चले गए, परिचित छोड़ कर चले गए, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी चुनौतियां थीं। ऐसे में कोई ऐसा अनुभव बताएं जो लगे कि हाँ जी, डॉक्टर्स ने जो काम किया वो वाकई सराहनीय है। नहीं, जैसे कि आज डब्ल्यूएचओ डे है, तो मैं सबसे पहले तो डब्ल्यूएचओ के इनिशिएटिव्स को सराहूँगा कि आपको ख़ुद मालूम होगा कि डब्ल्यूएचओ ने बहुत अहम रोल प्ले किया। और चूँकि ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो डब्ल्यूएचओ के मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर जब ये पैंडेमिक फैला था तो डब्ल्यूएचओ ही की गाइडलाइंस सबसे पहले आई थी। और आपको भी अंदाज़ा है कि उस दौरान बहुत सारे वैक्सीनेशंस के ट्रायल्स हुए। तो डब्ल्यूएचओ का भी बड़ा प्रेशर था डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट जो बिग फार्मा कंपनीज़ हैं कि आप उनको यानी फ़ास्ट ट्रैक में उनको ट्रायल किए जाएं और फिर उसके बाद उनका कोई यानी पेटेंट नहीं हो, इजीली सब पेशेंट्स के लिए अवेलेबल कराए जाएं। क्योंकि आमतौर से जो वैक्सीनेशंस आते हैं तो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो चाहे वो कोवैक्स हों, चाहे और भी जो वैक्सीन्स के ट्रायल्स हुए, तो वो बहुत ही जल्दी पब्लिक को यानी अरेंज किए गए पब्लिक के लिए। तो उसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 में डॉक्टर्स ने क्या, बल्कि जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो, सभी ने जो है बहुत अहम रोल प्ले किया। लेकिन वो चूँकि पेंडेमिक था, एक लहर थी जो सबको ले चली और हम सबको आज भी उसका बहुत सदमा है, अफसोस है। लेकिन अभी भी कोविड-19 के कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं। हम सब लोगों को फिर से जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ शो की थी उसी तरह से आकर फिर से हमें काम करना चाहिए। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि लोग जो है इस तरफ ख़्याल रखें। और यानी जो भी गाइडलाइंस हैं, और जैसे मास्क लगाना, एक उचित दूरी मेंटेन करना, और जो भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो किट्स हों तो उसको यूज़ करें। और सबसे अहम बात यह है कि अपना ख्याल रखें और दूसरों का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, आप देश की नामचीन संस्था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में छात्रों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाकर एक बेहतर भविष्य के डॉक्टर बनाने का काम कर रहे हैं। सर, अब स्थिति ये हो गई है कि देखने में आ रहा है कि लोग रातों रात अमीर होने का सपना देखकर मैं इस लाइन में आ रहे हैं। अगर अमीर की दौड़ में लोग दौड़ेंगे तो गरीब और कमज़ोर वर्ग का क्या होगा? उसके लिए सर आप क्या चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर?
नहीं, वैसे तो मेरा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है और मैं फार्माकोलॉजी एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। लेकिन अब खुशी की बात ये है कि अभी जो नेशनल मेडिकल कमीशन आया है, उन्होंने सिलेबस को काफ़ी हद तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन की तरफ तवज्जो की है। तो उस कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है सॉफ्ट कम्युनिकेशन का। क्योंकि आमतौर से ये देखा गया है कि डॉक्टर्स जो हैं, जो जैसा कि आपने कहा कि अपने पेशे में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते और उनको कमाने की ज़्यादा फ़िक्र होती है। और तो उस सिलसिले में कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन में सॉफ्ट स्किल कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे एक डिज़ीज़ को डिक्लेयर करना है, कैसे डेथ को डिक्लेयर करना है, ताकि जो मरीज़ के जो अटेंडेंट्स हैं उनको इस बात का एहसास ना हो कि डॉक्टर्स ने हमारा ट्रीटमेंट नहीं किया। कि डॉक्टर की हमेशा कोशिश तो ये होती है मरीज़ को बचाया जाए। तो अब ये फार्माकोलॉजी में भी जो है, क्योंकि हम लोग ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बहुत लंबे इलाज के लिए दी जाती हैं, बहुत से ऐसे नुस्खे होते हैं, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जिसका बहुत कॉस्टली होती हैं, महंगी दवाएं होती हैं। तो हमें पेशेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है कि अगर ये दवा कुछ महंगी है, आप को अगर बीच में छोड़ेंगे तो ये नुकसान है, या लंबी बीमारी में अगर आप छोड़ेंगे तो ये नुकसान है। तो इस तरह की अब जो है डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको पेशेंट को हर तरीके से समझाना है। खाली ये नहीं कि आपने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, दवा लिख दी, नुस्खा लिख दिया और आपका काम ख़त्म हो गया। आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपके पास एक मरीज़ आया है, जब तक उसको फॉलोअप करना है, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता, आपसे कन्विंस सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोअप। जी डॉक्टर साहब, आपके फादर नामचीन हकीम हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया। आप भी केंद्र सरकार के मुलाजिम हैं। क्यों सर भागदौड़ की ज़िंदगी में हैं? आराम से आनंद लीजिए, सैलरी बहुत मिलती है, सरकार के मेहमान हैं, आप बहुत बढ़िया जीवन यापन करेंगे। क्यों गरीबों के लिए सब दौड़ते रहते हैं? कभी यहाँ कॉन्फ्रेंस, कभी वहाँ कॉन्फ्रेंस, कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं। आखिर क्या ठान रखा है आपने और आपके पिता ने जो लगे रहते हैं दिन रात? नहीं, देखिए, ये तो ख़ैर है कि समाज में हर किस्म के लोग होते हैं और मुझे खुशकिस्मती है कि हमको ये एक एहसास हुआ कि कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ करना चाहिए। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि मेरे वालिद साहब ने, मेरे फ़ादर ने इब्न सीना एकेडमी क़ायम की, इब्न सीना एकेडमी इस्टैब्लिश की, जिसमें कि बड़ा नायाब सिर्फ़ किताबों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि उसमें म्यूज़ियम्स हैं। और खुशी की बात यह है कि वहाँ की जो रीडिंग रूम है, उसमें बच्चे पढ़ने आते हैं। कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई पीएचडी की तैयारी कर रहा है, कोई डिफरेंट कोर्सेज़ में। तो तकरीबन 20-35 बच्चे जो है आपको यहाँ मुस्तकिल पढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो ये भी एक हम लोगों की खिदमत है कि हम बच्चों को ऐसे वो सिनेरियो प्रोवाइड कर रहे हैं जो बेचारे एक एक दो दो कमरों के घरों में रहते हैं, इनके यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं हैं और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उससे बड़ी खुशी होती है। और ये कि स्कूल एक और हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि जो हमारा हाई स्कूल का बैच है 1987 बैच, कि हम इस जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं ख़ासतौर से कोरोना में और लॉकडाउन में और जो डिमोनेटाइजेशन में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ख़त्म हो गई, तो बच्चे जो है स्कूल जाना उन्होंने छोड़ दिया या उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उनके लिए हम लोग यहाँ से इब्न सीना एकेडमी से स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी करते हैं। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने तकरीबन 12 लाख रुपए रेज़ किए थे, इस साल 18 लाख रुपए रेज़ किए। तो इस सिलसिले में मैं अपने क्लास फेलोज़ का, जिन्होंने मेरे साथ हाई स्कूल में किया था, उनका मैं बहुत, यानी हम लोगों की ये टीम वर्क है बेसिकली। तो लेकिन ये काम हो रहा है इब्न सीना एकेडमी के कोलैबोरेशन से। इब्न सीना एकेडमी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और सारे प्रिंसिपल से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनकी आप लिस्ट भेजिए, फिर हम उनको क्रॉस चेक करते हैं कि वाकई डिज़र्विंग है कि नहीं, प्रिंसिपल ने ऐसे तो नहीं भेज दिए ना। फिर उसके बाद हम लोग फाइनेंस ऑफिस के थ्रू उनको स्कॉलरशिप देते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से स्कॉलरशिप हुआ, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हुई, मैनस्क्रिप्ट फैसिलिटीज़ हुई, म्यूज़ियम्स ख़ुद एक एजुकेशनल मीडिया है। तो म्यूज़ियम में आप यहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन की चीज़ें, अलीगढ़ के जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके पर्सनल इफ़ेक्ट्स हैं, उनके मेमोयर्स हैं, पीरियडिकल्स हैं, तो वो सब ज़ाहिर उनका रोल है। और तो वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हम लोग। सर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आपके फादर थे हकीम जिलुर रहमान साहब, बड़ा नामचीन नाम है, केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है। मेरा सवाल जो था वो जैसा था सर वैसा ही है। आपके पिता और आप इतनी मेहनत सर क्यों करते हैं, समझ में नहीं आ रही। पूरी बिल्डिंग आपने दान में दे दी सर लाइब्रेरी के लिए, पूरा जीवन समर्पित कर दिया स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और अब आप हैं सर बच्चों में शिक्षा की अलग जलाने के लिए लगे पड़े हैं। आखिर क्या कर गुजरेंगे आप?
नहीं, नहीं, ये तो ख़ैर आपका सवाल जो है इसका जवाब सिर्फ़ यही है कि ठीक है, एक मौका मिला है करने दीजिए, और दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, ठीक है, ऊपर वाले ने हमसे भी ये काम ले लिया और इसमें लगे हुए हैं, और ये तो हम नहीं कह सकते हम कामयाब हैं, लेकिन हाँ, कोशिश है। सर, आज जो कार्यक्रम हो रहा है आपके यहाँ AIMA का, इसमें सर किस किस अतिथि को बुलाकर किस विषय पर चर्चा हो रही है? आज जो है एक तो वर्ल्ड हेल्थ डे थीम पर लेक्चर होगा, फिर उसके बाद नसीम अंसारी ओरेशन होगा, फिर अपने ये जो IMA अलीगढ़ है वो भी अपना एक प्रोग्राम करेंगे, और IMA ख़ुद बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लाखों डॉक्टर्स के मेंबर हैं, तो देखते हैं उनका क्या प्रोग्राम होता है। अब हम लोग करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे मेरे साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर सैयद ज़ियाउर रहमान साहब। IMA के क्लिनिकल सेक्रेटरी मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।